ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रतिदिन प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृढ़ पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम आप तक YouTube के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप ही अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है और इसको पोस्ट भी किया जाता है प्रतिदिन। जो दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु पंचांग है, जिसमें केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त का जिक्र है। जब भी पंचांग की भाषा शब्द हमारे जीवा पर आता है तो हमारे मन मस्तिष्क में शुभ और अशुभ मुहूर्त की ही बातें आती हैं और ये सही भी है, किंतु क्योंकि पंचांग से आम भाषा में हम शुभ और अशुभ मुहूर्त ही देखा करते हैं और यही लोग बताते भी आए। किंतु जो पंचांग है उसकी महत्ता इससे कहीं थोड़ी सी बढ़ करके है और यदि हम इसको देखें तो हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी है और उपयोगी भी। पंचांग केवल हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। जब निर्णय क्षमता हमारा सुदृढ़ होगा, स्वाभाविक है कि हमारा जो आंतरिक शक्ति है, आत्मबल है, वो बढ़ेगा। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। पुनः बताते चलें, यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम अपने जीवन में हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। और यह जब होता है तो स्वाभाविक है कि हम जब पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। इसका अनुसरण करने से हमारे जीवन में सफल और समृद्धि आ सकती है। तो ये रहे हमारे पंचांग के बारे में संक्षिप्त परिचय। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक भी। तो चलते हैं हम दैनिक पंचांग के पहले भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। दिनांक 15 मई 2025, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1947 वसु, विक्रम संवत 2082, कल कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:04 पर, सूर्यास्त 6:28 पर। सनराइज एट 5:04 AM एंड सनसेट एट 6:28 PM। हम अपने पिछले 2 दिनों के प्रस्तुति में माह जो गलती से हमने परिवर्तन नहीं कर पाया था, प्रतिपदा और द्वितीया के दिन, तो जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दिशाशूल आज का दक्षिण है,
फिर भी इस दिशा में यदि यात्रा करने की बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के पांचों अंग वार गुरुवार, तिथि कल भोर 4:02 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र दिन के 2:07 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। और जो प्रातः 7:02 तक शिव, उसके बाद सिद्ध। करण अपराह्न 3:18 तक वनिज, उसके बाद विष्टिभद्रा। और कल भोर में 4 तक विष्टिभद्रा, जो कि कल भोर में 4:02 तक रहेगा। वाव तत्पश्चात पुनः बता दें कि करण अपराह्न 3:18 तक वनिज, उसके पश्चात कल भोर में 4:02 तक भद्रा, और उसके बाद वाव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का स्मरण कर उनका वास देखते हैं कि उनका वास कब कहाँ है और उसका प्रतिफल क्या है। श्री कृष्ण पक्ष तृतीया जब तक है तब तक वे क्रीड़ा स्थल पर हैं, जो कि शुभ नहीं है। उसके तत्पश्चात चतुर्थी जब तक है तब तक वे कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि शुभ है। तो भोलेनाथ का एक पुनः स्मरण कर जय भोलेनाथ चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ। शुभ मुहूर्त में अब बहुत कम मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 तक। अमृत काल, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि आदि, रवि योग आदि शुभ योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:53 तक। गोधूली बेला संध्या 6:27 से 6:48 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। और रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना आदि हेतु निशिता मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:26 से 3:07 तक। गुलिक काल 8:25 से 10:06 तक। यमगंड प्रातः 5:04 से 6:45 तक। और वर्ज्य मुहूर्त मुहूर्त देर रात्रि 10:47 से मध्य रात्रि 0:31 तक। भद्रा अपराह्न 3:18 से कल भोर में 4:03 तक। और गंडमूल प्रातः सूर्योदय से 5:04 से कल के सूर्योदय तक, और उसके तत्पश्चात भी। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। सूर्य देव राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में आ चुके हैं। चंद्रदेव वृश्चिक नीच अपनी वृश्चिक के राशि में विराजमान है, जो उनके लिए नीच है। मंगल देव कर्क भी राशि में वर्तमान है, जो कि नीच है। बुध देव मेष राशि में है। बृहस्पति देव पूर्ववत वृषभ राशि से 1 वर्ष के लिए मिथुन राशि में आ चुके हैं। चंद्रदेव मीन राशि में। शनि देव भी मीन राशि में, राहु देव भी मीन राशि में, और केतु देव कन्या राशि। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, और स्व राशि में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा आज दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, जिसे हम दिन के 2:07 से अनुभव कर पाएंगे, जब वे
वृश्चिक राशि से, जलीय राशि से अग्नि राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कल के देर रात्रि में 11:25 तक बजे बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, सूर्य और शनि की राशि को छोड़कर शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन समाप्त हो चुका है और चंद्र मंगल का राशि परिवर्तन आज है। ग्रह के नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो सूर्य देव अपने नक्षत्र में अभी भी वर्तमान है। शनि देव अपने नक्षत्र में ही है। केतु, चंद्र और राहु, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सम नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव, सूर्य देव तथा बुध देव के नक्षत्र शनि देव, सूर्य देव तथा बुध देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र केतु, चंद्र, राहु को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको तब दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। हाँ, इसमें जाने के पूर्व जो गोचर की स्थिति है उसकी तालिका आपके समक्ष है। बृहस्पति देव और सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। अगला राशि परिवर्तन राहु देव का आंशिक रूप से है 18 मई को। तत्पश्चात बुध देव का और राहु देव का पूर्ण रूपेण राशि परिवर्तन 29/5 को और शुक्र देव का 31/5 को है। ये मई में होने वाले राशि परिवर्तन है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे भाग की प्रस्तुति में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके नक्षत्र समूह के अनुसार यह फल देखते हैं। और यह शब्द अपने आप में अजूबा भी लग सकता है कुछ लोगों को, और जो हमारे प्रस्तुति को पिछले भाग से देखते आ रहे हैं उन्हें इस पर जानकारी हासिल हो गई होगी, और जहां भी कंफ्यूजन है वो हो सकता है दूर हो जाए। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह के जो परिणाम होते हैं, जो ग्रह परिणाम देते हैं वो 27 नक्षत्रों के अनुसार ही परिणाम देते हैं ग्रह। यानी ग्रह का मन जो होता है उनका नक्षत्र होता है। तो चंद्रमा गोचर जब करेंगे तो कौन से ग्रह का नक्षत्र का परिणाम होगा, ग्रह किस नक्षत्र का फल देंगे, आदि आदि विचार मन में आते हैं। और यह बहुत ही श्रेष्ठ विधि है, अद्भुत विधि है। खुद को अपने दशा अंतर्दशा का प्रतिफल, संबंध से जानकारी, गोचर का फल आदि आप इससे देख सकते हैं। इस अद्भुत पद्धति को नवतारा चक्र कहते हैं। और नवतारा चक्र यह कहा जाए तो व्यक्ति के दशा महादशा से लेकर संबंधों तक की जानकारी नवतारा चक्र से अग्रिम कोई भी जातक खुद भी प्राप्त कर सकता है, और जिससे वह शुभ परिस्थितियों में
और शुभ कार्य कर शुभता ज्यादा ला सकता है, और अशुभ विषम परिस्थितियों में, अशुभ परिस्थितियों में थोड़ा सावधान रहकर अशुभता को आने से बहुत हद तक रोक सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। तो यह है नवतारा चक्र पद्धति, जिसका इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से वीडियो डाला है नवतारा चक्र पर, और कई वीडियो, कई चार्ट उसमें हमने डाला है, उसमें उस नवतारा चक्र की प्रस्तुति में, जिसमें भगवान श्री राम कैसे हनुमान उनके मित्र बने, सीता का संबंध कैसा रहा, कैसे नवतारा चक्र बता रहे हैं, ये सारी चीज उसमें हमने प्रस्तुति की है। जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी। उसे थोड़ा बार बार देखें, समझने में आपको आसानी होगी, और आपके ही सुझाव के अनुरूप नवतारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए हमने उस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। और आज की प्रस्तुति जब देखेंगे तो हो सकता है नवतारा चक्र पर आपका जो कंफ्यूजन है, कुछ डाउट, वह भी क्लियर हो जाए। तो संक्षेप में बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। इसलिए कौन से ग्रह नक्षत्र किस ग्रह का परिणाम देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला से श्रेणी में 1 से 9 नक्षत्र तक रहे, जिनकी क्रम संख्या पूर्व निर्धारित है, और फिर 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। ग्रहों को जो श्रेणीबद्ध किया गया वह महादशा के अनुसार किया गया। यानी सबसे पहला ग्रह केतु, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध। यानी पहला ग्रह जो महादशा का होता है वह केतु होते हैं, और अंतिम ग्रह बुध होते हैं। अब जन्म चंद्र सभी नक्षत्र को जो हमने सूचीबद्ध किया, उसमें से हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को लेकर, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र को लिया, और उसका स्वामित्व केतु को दे दिया गया, और तत्पश्चात इसी क्रम में सभी ग्रहों को के साथ नक्षत्रों के का को जोड़ा गया, और नक्षत्रों का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। और उदाहरण स्वरूप हम आगे भी कर सकते हैं कि यदि तीसरा ग्रह नक्षत्र देखें तो तीसरा ग्रह सूर्य बनते हैं, और तीसरा, 12वां तथा 21वां नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ बनते हैं। उनका स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया। इसी तरह मंगल 5वां ग्रह बनते हैं, तो 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को दिया गया, और इसी तरह 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। फल कैसे निकालते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह आसान भी है समझना। इसे ध्यान से सुने। हमारे चंद्रमा जिस जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में है, स्वामी उसके समूह को भी ले सकते हैं, उनके स्वामी जो होते हैं वहां से गणना आरंभ की जाती है, यानी वह जन्म नक्षत्र हुआ, और जन्म नक्षत्र मिश्रित फल देते हैं। जन्म शुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, शुभता अशुभता का मिश्रित फल होगा, किंतु वहां से तीसरा गणना वहीं से आरंभ होती है, वहां से तीसरा, 5वां और 7वां जो ग्रह बनते हैं वह अशुभ ग्रह देते हैं, अशुभ फल देते हैं, पीड़ा देते हैं, बाधक बनते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहे हमारे, इस तरह से गणना की जाती है, और इसी प्रकार गणना नवतारा चक्र में भी किया जाता है। आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से गणना आरंभ कीजिए, और कोई सामने वाला व्यक्ति जो है
उसका जन्म नक्षत्र को देखिए, वह किस नक्षत्र में है, और उसके अनुसार वह कौन, उसका स्वामी कौन बनते हैं, और आपके वो कौमा ग्रह हैं। उसी तरह आप उसके लिए क्या है, उसके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वहां से उन गणना आरंभ कीजिए, और आप अपने ग्रह को देखिए कि उसके लिए क्या है। तो इस तरह से संबंध आप देख सकते हैं। आप अगर देखें, जो नवतारा चक्र का है, जिसमें हमने श्री राम की कुंडली डाली है, सीता की कुंडली डाली है, माँ सीता की, तथा बजरंग बली की डाली है, आप उसको देखें, आपका मार्गदर्शन होगा, और आपको का ज्ञानवर्धक भी होगा, साथ ही साथ आपके लिए यह अति उपयोगी होगा। तो इसे देखें, समझें, उपयोग करें, अपने विभिन्न चार्ट पर परिजन से शुरू करें, और तब देखें उनकी उपयोगिता। दशा महादशा का फल, जो ग्रह आपके लिए अगर छठा आठवां नौवां ग्रह बनते हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह बनते हैं दशा और अंतरदशा, तो सुफलदायी होंगे। यदि नहीं बनते तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये रहे हमारे नवतारा चक्र पर प्रस्तुति। अब हम आज का गोचर देखते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा 2:07 तक प्रातः, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और उसके बाद वे मूला नक्षत्र में चले जाएंगे। तो दोनों नक्षत्रों का फल क्या क्या होगा, इस कॉलम से आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी जातक जिस जन्म मुहूर्त में जन्मा हो, अगर कोई रोहिणी हस्ता श्रवणा में जन्मा हो, तो उसको देखें कि उसके लिए 2:07 तक साधक है, उसके बाद थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है, पीड़ादायक है। तो इस रो से कॉलम को मिलाकर हम कोई भी नक्षत्र में जन्मे जातक का परिणाम देख सकते हैं। यदि किसी का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो देखें कि उनके लिए जो 2:07 तक का जो, जब तक ज्येष्ठा में है चंद्रदेव, मित्र हैं, सुफलदायी है, और अति मित्र हो जाते हैं जब मूला में आ जाते हैं। तो ये इस तरह का फल है। अश्विनी माघा या मूला में जब भी चंद्रमा आएंगे, उनके लिए अति मित्र होंगे। वहीं जसलेशा ज्येष्ठा रेवती में जब होंगे तो मित्र रहेंगे। शनि के नक्षत्र में जब होंगे तो जो है तो उनके लिए समस्या की खड़ी हो सकती है। और इसी तरह से हम फल देखते हैं। आशा करते हैं यह उपयोगी होगा, और इसे आप उपयोग में लाएंगे, आपके लिए शुभता ज्यादा हानि होने की संभावना है, उसी के अनुसार कर्म करें। शुभता ज्यादा हो सकती है, अशुभता का नामो निशान भी मिट सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने अगले भाग में, जो कि अभी हमने देखा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे फल देखा। अभी हम देखेंगे चंद्रमा चंद्रमा जिस राशि में है, यानी आपकी राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो आज चंद्रमा दिन के 2:07 तक बजे अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जब वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे, यानी जलीय राशि से अग्नि राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि थी, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि।
और ये बृहस्पति के दिन ही जा रहे हैं। तो देखें, जब तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में तब तक फल कैसा होगा। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि के लिए उत्तम। वहीं धनु राशि में जाने के बाद मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले के लिए शुभ फलदायी होगा। तो ये रहे हमारे आज के चंद्रमा के राशि परिवर्तन का, और राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। जिनका भी उत्तम नहीं है वे सावधान थोड़ा रहें, ज्यादा चिंता न करें। हाँ, यदि हो सके तो इष्ट देव का ध्यान धरें, जो भी धर्म से आप संबंधित रखते हैं आप अपने धर्म के अनुसार उसी इष्ट देव की आराधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने अगले प्रस्तुति में, जो चौघड़िया ज्योतिष है। मुहूर्त, यह चौघड़िया मुहूर्त हुआ करता है। चौघड़िया मुहूर्त शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह पूजा पाठ हो या कोई मुहूर्त हो। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी शुभ कार्य करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए इसकी उपयोगिता को के मद्देनजर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट किया है यूट्यूब पर। देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। संक्षेप में हम बताते चले कि कुल दिन के 8 चौघड़िया होते हैं और रात के 8 चौघड़िया होते हुआ करते हैं, लेकिन सप्ताह के दिनों का संबंध 7 से है। इसलिए 7 चौघड़िया दिन के और 7 चौघड़िया रात के होते हैं। और दिन का जो चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया, वही रात, जो दिन की समाप्ति होती है वही चौघड़िया रिपीट होता है उस दिन के अंत में। आदि आदि जो चौघड़िया हुआ सूर्योदय के समय, अंत का चौघड़िया भी वही होता है। रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है वही रात्रि समाप्ति पर चौघड़िया हुआ करता है। इसलिए 7 साप्ताहिक दिन, 7 चौघड़िया, और उन सातों दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध 7 विभिन्न ग्रहों से है। और ये सातों ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, इसलिए हर चौघड़िया, सातों चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए ही उपयुक्त है। और इसलिए उस विशेष कार्य को करने के लिए हम चौघड़िया मुहूर्त का अगर उपयोग करते हैं तो हमारे लिए जो शुभता है वो ज्यादा होने की संभावना है। चौघड़िया की उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल वेला या वार वेला से ग्रसित हो सकता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो उस खास चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए। सपने में भी उसका उपयोग करना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे शुभता तो दूर, अशुभता की गारंटी हो जाती है। तो संभावना ज्यादा है, इसलिए अशुभ, जो जब भी अशुभता से व्याप्त हो कोई भी चौघड़िया तो उसका त्याग कर देना उचित है। आज का चौघड़िया देखते हैं कि तो दिन आज का बृहस्पतिवार से शुरू है, और बृहस्पतिवार का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ होता है और समाप्ति भी शुभ चौघड़िया से आरंभ समाप्ति होती है। बीच में आने वाले अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, और अंत का शुभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया रात्रि 11:46 से 1:05 तक जो चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। आप हमारे जो ये चौघड़िया ज्योतिष पर, चौघड़िया मुहूर्त पर जो हमने पोस्ट डाला है यूट्यूब पर, जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा।
और आप इसका मुहूर्त कम से कम, यदि अन्य कोई मुहूर्त नहीं कर का उपयोग नहीं कर पाए, कम से कम प्रतिदिन चौघड़िया का मुहूर्त जरूर देखिए, और खुद देखिए, खुद जो है इसका जो अपने जीवन में शुभ कर्म करने के लिए, शुभता लाने के लिए उसका उपयोग करिए, ताकि आपके जीवन में शुभता अधिक से अधिक हो। तो चलते हैं हम अंतिम प्रभाग की प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले प्रस्तुति में भी बताते चले हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर ही काम करते हैं, यानी 1 से 9 अंक के बीच। यदि कोई अंक समूह हमें ऐसा मिल जाते हैं जो कई अंकों का समूह होता है, तो ऐसे स्थिति में अंक समूह जो अंक कई अंकों के समूह जो वाले अंक मिले, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर तब हम फलित देखते हैं। यदि हमें शब्द मिले या शब्दों के समूह मिले और साथ ही साथ शब्द या शब्द और जो अंक है उसका समूह मिला, तो वैसी स्थिति में हम शब्द का जो अक्षरीय मूल्य है, अंकीय अक्षर का अंकीय मूल्य, उससे परिवर्तित कर जो अंक प्राप्त हुए, उन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर फलित करते हैं। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष पर थोड़ा सा परिचय। और आप देखेंगे कि अंक हमारा जो अंक जो है, जो प्राइम अंक है, जो जन्म तिथि महत्वपूर्ण हुआ करता है अंक ज्योतिष में। और जन्म तिथि का दिन यानी दिनांक जो 2 अंकों का होता है, उसका योग हम मूलांक कहते हैं, ड्राइवर कहा भी जाता है। और जो दिनांक, माह और वर्ष को जोड़कर जो अंक आते हैं, वो एकल अंक में परिवर्तित कर उसे हम लाइफ नंबर कहते हैं या कंडक्टर भी कहते हैं। तो किसी भी जातक का जब मूलांक और भाग्यांक को देखते हैं या ड्राइवर और कंडक्टर को देखते हैं, तो उससे हम उसका जो संबंध है, उससे हम जीव जातक के लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में समझ सकते हैं और उपाय उसी अनुसार कर सकते हैं। तो आज का जो तिथि है 15/5/2025, जब हम दिनांक को जोड़ते हैं तो 6 आता है, शुक्र से संबंध है। और जब सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 2 आता है, जो चंद्रमा से संबंध है, यानी वृषभ राशि। तो जन्म कुंडली का वृषभ राशि, 2 नंबर आने से चंद्रमा से उसका संबंध होगा। तो आज का जो 2 अंक है, जो जिसके कंडक्टर कहते हैं, उसका विभिन्न मूलांक से कैसा संबंध होने की संभावना है, चलिए देखते हैं। 1, 10, 19, 28 को जो जातक जन्मे हैं, उनके लिए एक मूलांक होता है, सूर्यदेव उनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 1 और 2 आपस में अति मित्र होते हैं, 4 स्टार मिल रहा है, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। जो 2, 11, 20, 29 को जन्मे हैं जातक, 2 मूलांक होता है, चंद्रमा जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 2 और 2 आपस में मित्र हैं, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि जातक, कोई भी जातक यदि जल से रिलेटेड या दूध से संबंध, व्यवसाय या उसमें नौकरी या नेवी में से संबंध हो, तो वैसे जातक के लिए दिन में जो शुभता है, उसका जो रेट है, दर है, बढ़ सकता है। 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव उनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 और 2 का संबंध मित्रता का होता है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। और यह जल और नेवी जैसे विभाग के लिए या उससे संबद्ध लोगों के लिए सफलता का दर बढ़ा सकता है। 4, 13, 22, 31 जिनका तिथि को जन्म हो, 4 मूलांक है, राहु जिनके रूलिंग प्लैनेट है, तो 4 और 2 का संबंध शुभ नहीं होता है, अति शत्रु होते हैं दोनों। इसलिए चंद्रमा
और राहु का संबंध दुश्मनी का, तो सावधान रहने की जरूरत है। 50% सफलता का दर होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहे हैं। और अपने मेहनत पर भरोसा करना है, स्ट्रगल और डिप्रेशन से दूर रहना है। 5 मूलांक वाले, जो 1 से 9 के बीच का मध्यम अंक है, 5, 14, 23 जिनका तिथि होता है, जन्म तिथि, बुध देव जिनके स्वामी हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और ये प्रॉपर्टी से संबंध यदि जातक का है तो दिन शुभता का है, शुभता और बढ़ सकती है। 7, 16, 25 तारीख को जिनका जन्म है, 7 मूलांक बनता है। सॉरी, 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 जिनका जन्म तिथि है, इनका 6 मूलांक होता है। शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 6 और 2 का संबंध तटस्थता का है, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि ये दूध, मिठाई या पानी से संबंधित कार्य करते हैं तो इनका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 तारीख जिनका जन्म है, केतु देव जिनके स्वामी है, सावधानी जरूरी है। 7 और 2 का संबंध मित्रता का नहीं है, शत्रुता का है। और 50% सफलता का दर होने की संभावना है। और ऐसे जातक, यदि जो इनको खुद का पूर्वाभास हो जाए किसी भी कार्य से संबंध, तो उस पूर्वाभास के अनुसार यदि काम करते हैं तो इनके लिए सुफलदायी होता है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 इनका जन्म तिथि है। शनि जिनके स्वामी बनते हैं, 8 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, 0 स्कोर मिल रहे हैं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और चिकित्सीय जांच करवाना न भूलें, क्योंकि समस्या हो सकती है आगे चलकर। 9, 18, 27 इनका जन्म है, 9 मूलांक बनता है। मंगल जिनके स्वामी होते हैं, 9 और 2 का संबंध उतना अच्छा नहीं होता है, शत्रुता का होता है। इसलिए 1.5 स्टार मिल रहा है, 30% सफलता का दर है। और जो सफलता के जो दर 30% है, वह इसलिए है कि रानी को सेनापति से बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। चंद्रमा इमोशन दिखाता है, मंगल एग्रेशन दिखाता है। दोनों में तालमेल कहां से होगा? तो इस कारण से दोनों में समस्या आती है। और यदि दो क्वीन से संबंध रखता है, पत्नी से संबंध है, और मंगल ऊर्जा से संबंध है, स्वाभाविक है, गुस्सा से संबंध है, तो 6, 2 का संबंध में, 9, 2 का संबंध में हो सकता है कि घर में, मैरिटल लाइफ में क्रोध का प्रदर्शन हो और समस्या बढ़े। सावधान रहने की आवश्यकता है आज। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5 भाग की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं यह आपके लिए अति उपयोगी होगा और सार्थक भी, ज्ञानवर्धक भी कराएगा, और आपके कर्म भी कुछ इसके अनुरूप होंगे। आपसे आग्रह है कि आपके जीवन में, अ, उनके जीवन में भी सार्थकता, सकारात्मकता लाने हेतु और उनके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु ये जो प्रस्तुति है
उसको साझा जरूर करें, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, निर्णय क्षमता ठीक रहे, और अपने जो कर्म क्षेत्र है उसमें वे सफलता पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल तक के लिए, जब हम दैनिक पंचांग के नए भाग की प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। बृहस्पति देव तथा विष्णु देव की, हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर बरसते रहे। जय श्री कृष्णा। जय बृहस्पति देव।